गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन वापस अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर अपन लास्ट में अपन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ रहे थे। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट अपन क्या है, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी कुछ बच्चों के एग्जाम है एमएससी के। तो एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंदर टूल्स एंड टेक्निक एक टॉपिक आता है। तो टूल्स एंड टेक्निक के अंदर क्या है, उनकी कुछ टेक्निक्स है बच्चों की, तो उनको वो पढ़नी है। तो आज मैं वो थोड़ा पढ़ा देता हूँ। देन क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा बहुत ही खत्म हो जाता है, इनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं। देन अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर अपने फिनोलिक्स एंड एल्किलॉइड्स बचे हैं, तो वो अपन वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज एक अपन नई टेक्निक करते हैं। टेक्निक का नाम क्या है? टेक्निक का नाम है फ्लो साइटोमेट्री। क्या नाम है? फ्लो साइटोमेट्री। तो फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे फ्लो साइटोमेट्री क्या है? और इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है फैक्स। तो फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। मतलब क्या है, हम एक टेक्निक पढ़ रहे हैं, एमएससी फाइनल के सिलेबस के अंदर भी है। ठीक है, आप सबके काम में आएगी ये टेक्निक। ठीक है, सीएसआईआर इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, डीबीटी इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यू थोड़ा मतलब ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं एक इसकी एमसीक्यू अलग से डाल दूंगा आपके। ठीक है, तो अपन वो भी सॉल्व कर लेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, गेट, सबके लिए। क्योंकि ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं रहा है कि इसके क्वेश्चन आए ना हो। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बी सेक्शन में भी आते हैं, सी सेक्शन में भी आते हैं। इसके कुछ प्लॉट्स होते हैं, वन डायमेंशन प्लॉट, टू डायमेंशन प्लॉट, और क्यों यूजेस लेते हैं, क्यों हमने इस टेक्निक को इन्वेंट किया, तो वो अपन पूरा का पूरा पढ़ेंगे विद एमसीक्यू। आज अपन टॉपिक पढ़ लेंगे, एमसीक्यू अपन किसी और टाइम में कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं, क्या एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन अपने हर एक लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है टॉपिक, क्या है फ्लो साइटोमेट्री। क्या हम बोल रहे हैं? फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर नाम ही बता के जा रहा टेक्निक का कि एक सेल को हमें क्या करना है, फ्लोरेसेंस देना है और उस सेल को एक्टिवेट करना है और उसकी छटनी करनी है। शॉर्टर मतलब क्या होता है? शॉर्टर का मतलब क्या होता है? छटनी करना। मतलब मैंने क्या कर रखा है, ये मेरी ये ट्यूब है, इसमें बहुत सारी सेल पड़ी हुई है, बहुत सारी सेल पड़ी हुई है। अब जैसे कि ये सेल क्या हो सकती है, ये लिम्फोसाइट हो सकती है, ये क्या हो सकती है, न्यूट्रोफाइल्स हो सकती है, एसिडोफाइल्स हो सकती है, मोनोसाइट्स हो सकती है, कैंसरस सेल हो सकती है, नॉर्मल सेल हो सकती है, कोई डिजीज, एनी मतलब एनीथिंग, मतलब कुछ भी डिजीज वाली सेल हो सकती है। तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे सेल क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि नॉर्मल सेल है या कैंसरस सेल है, डिजीज वाली सेल है, नॉर्मल सेल है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर मेरे को दे दी जाए, डब्ल्यूबीसी देने के बाद हाउ कैन वी डिटरमाइन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि ये न्यूट्रोफाइल्स है, ये एसिडोफाइल्स है, ये लिम्फोसाइट्स है एंड ये मोनोसाइट है, कि ये ग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोसाइट सेल्स है या ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। ठीक है, कोई डिजीज वाला बंदा मिल जाए कि हाँ बोले कि कैंसर है, तो हाउ कैन बी डिटरमाइन कि हाँ उसके 10% ही उसके चांसेस है बचने के, 90% चांसेस है बचने के, या कोई डिजीज उसकी बॉडी में कितनी स्प्रेड हो गई है, उसके सेल्स के अंदर डिजीज कितनी स्प्रेड हो गई है, या वो कैंसर सेल कितना, मतलब एक पर्टिकुलर नॉर्मल सेल और कैंसर सेल देखें तो देखो ये अगर सेल है तो इसके अंदर कैंसर कितने परसेंट मिल चुका है, हाउ कैन बी डिटरमाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई टेक्निक पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर सीएसआई। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनोगे। एमएससी फाइनल जूलॉजी का भी टॉपिक है, आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। ठीक है, मैं आपके देखो मैं क्या करूंगा, आपके एमएससी का कोर्स भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एमएससी का जस्ट लाइक जैसे कि एमएससी प्रीवियस में, जैसे कि आपका जूलॉजी में आपको टूल्स एंड टेक्निक हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई। ठीक है, ये जूलॉजी में भी होते हैं और ये आपके बॉटनी में भी होते हैं। ठीक है, तो अपन कोर्स भी कंप्लीट करते रहेंगे कि जैसे बॉटनी के अंदर, जैसे कि मेरा क्या है, मेरा बॉटनी है, मेरा बॉटनी फील्ड है। बट मेरे को लाइफ साइंस में मतलब मेरे को जूलॉजी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सारा टॉपिक लेके चलता हूँ साथ में। तो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, टूल्स एंड टेक्निक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीएसआईआर, आपकी मोस्ट 6 यूनिट, जो 6 यूनिट है वो अपन पूरी कवर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल। अब देखो अपन देखते हैं क्या है ये। देखो मैं क्या बना रहा हूं, अपन क्या कर रहे हैं, अपन पहले बेसिक करते हैं, देन अपन हाई लेवल में चल लेंगे। देखो एक सेल है, ये 4 सेल बनाई है मैंने। ठीक है, ये 4 सेल बनाई है। ये सेल है, इसके ऊपर कोई रिसेप्टर ही नहीं है।
इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स है, इस सेल के ऊपर और रिसेप्टर है, और ये वाली सेल देखो इस पर कितने सारे रिसेप्टर है, मोर रिसेप्टर है। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर जस्ट लाइक ए प्रोटीन, आप सबको पता है कि रिसेप्टर क्या होती है, प्रोटीन तो होते हैं जब। ठीक है, जैसे कि अगर अपन जीपीसीआर रिसेप्टर देखते हैं, ठीक है, आरटी के रिसेप्टर देखते हैं, जैक स्टेट पाथवे में अपन देखते हैं, ठीक है, टीजीएफ बीटा में देखते हैं, तो सारे के सारे रिसेप्टर क्या होते हैं। ठीक है, जब भी अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो लिपिड एंकर प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन, तो सब अपन देख लेंगे एकदम डिटेल के अंदर। ठीक है, कि क्या होता है प्रोटीन एंकर प्रोटीन क्या होते हैं, तो सारा अपन इन डिटेल देखेंगे। बट अभी अपन क्या देखना है इतना देखो कि रिसेप्टर क्या होता है, आपके प्रोटीन होते हैं। अब अगर मेरे को क्या करना है, मुझे क्या करना है, अगर मैं कोई आपको कोई फ्लोरेसेंस देता हूँ, या मैं कोई ए सेल बी सेल या कोई एक और प्रोटीन देता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, कोई एंटीबॉडी दे रहा हूँ। अगर ये जैसे कि एक्स एक्स रिसेप्टर है, एक्स रिसेप्टर है, और मैं इसके अगेंस्ट में एंटी एक्स एंटीबॉडी दे दूं, एंटी एक्स एंटीबॉडी दे दूं, तो क्या करेगा ये एंटी एक्स एंटीबॉडी, क्या यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, डेफिनेटली बाइंड करेगा। तो यहाँ जाके बाइंड करेगा एंटी एक्स एंटीबॉडी विच आर फ्लोरेसेंस लेबल्ड, जो जिसको मैंने क्या करके रखा है, इसको मैंने फ्लोरेसेंस लेबल कर रखा है। तो क्या ये एंटीबॉडी यहाँ जाकर मेरे को फ्लोरेसेंस शो करेगी, डेफिनेटली शो करेगी। समझ में आ रहा है। तो मैंने देखा कि एक ये सेल थी 1 नंबर वाली सेल, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो मेरे को जल्दी से बता दो कि मुझे फ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलेगा। ए सेल के अंदर कोई भी रिसेप्टर नहीं है, तो क्या कोई फ्लोरेसेंट डाई इसको टैग कर पाएंगे अपन, क्या फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर सकते हैं, या कोई फ्लोरेसेंट कोई प्रोटीन है एंटी एक्स एंटीबॉडी या किसी भी चीज से अपन टैगिंग टैगिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे नो फ्लोरेसेंस, यहाँ पे मुझे एक भी फ्लोरेसेंस देखने को नहीं मिला। सेकंड सेल में गया, सेकंड सेल में मुझे लेस फ्लोरेसेंस देखने को मिला, इसमें मुझे फ्लोरेसेंस देखने को मिला, बट एज कंपेयर टू 2 ये ज्यादा था। बट 4 वाले में मुझे मोर फ्लोरेसेंस देखने को मिला। तो मैंने क्या करा, मोर फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है, तो क्या मैंने इन सेल्स की, अगर ये सेल्स एक ट्यूब के अंदर है, तो क्या मैंने इन सेल की छटनी कर ली है, क्या मैंने इनका शॉर्टर कर लिया है, शॉर्ट कर लिया है मैंने, किस किस बिहाफ पे किया है, कि मैंने देखा कि उनके ऊपर रिसेप्टर कितने हैं, रिसेप्टर क्या है, क्या ये सेल क्या अभी बनी है, या हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई सेल अगर बनने जा रही है, वो डिवीजन में जा रही है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल जीवन फेज के अंदर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रेप्लिकेट कर रही है, या हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि सेल अभी G2 फेज में है या M फेज में है। तो वो भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक। बहुत इजी टेक्निक है, इतना हार्ड नहीं है, बस इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, छोटी टेक्निक है और वेटेज बहुत ज्यादा है। करते हैं इस टेक्निक को अपन देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम देखते हैं। तो ये देखो, ये तो मेरा था बेसिक इंट्रोडक्शन कि हाउ कैन बी डिफरेंशिएट कि कोई सेल है तो वो जीवन फेज में है, एस फेज में है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नॉर्मल सेल कैंसर सेल के अंदर कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट कर पा रहे हैं, लिम्फोसाइट सेल है, मोनोसाइट सेल है, न्यूट्रोफाइल सेल है, या आपकी एसिडोफाइल सेल है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है कि हाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम थोड़े टाइम में इसको ही देखेंगे कि हम क्या है ये टेक्निक। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखो हम देखने की चाह रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो अपन फ्लो साइटोमेट्री अपन जो टेक्निक यूज में लेंगे, उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कैसा है। तो देखो क्या होता है, ये एक मैं क्या बना रहा हूँ फ्लो साइटोमेट्री का टेक्निक का इंस्ट्रूमेंटेशन बना, जैसे कि अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखते हैं ना कि जेल कैसा होता है, तो मैं वो बता रहा हूँ फ्लो साइटोमेट्री कैसे काम करती है। ठीक है, अब देखो ये एक चैम्बर है, एक स्ट्रक्चर है, चैम्बर है, ठीक है, एंड अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, या मैं बोल सकता हूँ कि बफर है, एसएसबी बफर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी मेरी, ये सैंपल लोडिंग है, सैंपल लोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो सैंपल है, यहाँ पे क्या है, सेल्स होगी यहाँ पे बहुत सारी, ये मेरी सेल्स है यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, मेरी नहीं, मतलब जो मेरा सैंपल है उसमें सेल्स होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक लेजर लाइट होगी, लेजर, ये लेजर है, ये लेजर है, लेजर बीम होगी।
ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे, ये इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ या तो, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है ये खुद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक ये क्या होगा, चैम्बर लाइक होगा। यहाँ पे क्या होंगे, ये ट्यूब ट्यूब है मेरे बहुत सारे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे ये मेरी सेल्स है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री के अंदर क्या होता है कि जो मैं यहाँ से जो सेल निकलेगी, तो वन सेल वन टाइम में पासिस होती है, एक सेल एक बार में पासिस होगी। तो यहाँ से एक सेल आई, ये देखो ये सेल आई, तो ये सेल जैसे ही आएगी तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं कि इस सेल के अंदर डेंसिटी मतलब डेंस पार्ट ज्यादा है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सेल के अंदर चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है इसके अंदर चार्ज सेल के अंदर, ठीक है। हम ये पूरा क्या करेंगे, इसका आइडिया लगाएंगे। अब देखो क्या होता है, अब देखो जैसे ही ये सेल क्या होगी, यहाँ आएगी, यहाँ से क्या निकल रही है, लेजर लाइट निकल रही है। लेजर लाइट कहाँ पड़ेगी, सेल के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पे क्या होते हैं, दो डिटेक्टर होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, दो डिटेक्टर होते हैं, ये दो डिटेक्टर है यहाँ पे, ये डिटेक्टर है, ठीक है। अब ये डिटेक्टर क्या काम करते हैं, ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेंगे लाइट को, कैसे लाइट को डिटेक्ट करेंगे। अब देखो कोई लाइट अगर आ रही है और सेल अगर डेंस होती है, तो हम माइक्रोस्कोपी में पढ़ते हैं कि लाइट अगर नॉर्मल से, अगर अपन बोलते हैं कि अगर अपन कोई डेंस पार्ट में लेते हैं, डेंस पार्ट में डालते हैं, तो लाइट क्या होती है, टिल्ट हो जाती है। तो अगर ये सेल क्या है, अगर ये सेल डेंस है, डेंस पार्ट ज्यादा है, ग्रेनुलर सेल है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, साइड स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसको मैं बोल के जाऊंगा। और ये क्या होता है, डिटेक्टर हमारे क्या होता है, कंप्यूटर से हमारे क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, तो हमको रिजल्ट क्या आएगा कि साइड स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो अगर लाइट क्या हो रही है, सेल के ऊपर पड़ रही है, सेल के ऊपर जाने के बाद अगर लाइट क्या हो रही है, साइड स्कैटरिंग कर रही है, वो टिल्ट हो रही है, तो मैं बोल के जाऊंगा तो कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइड स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है। बट अगर कोई सेल क्या है, साइड स्कैटरिंग क्या है, साइड स्कैटरिंग क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। बट अगर मैं बोल के जा रहा हूं कि सेल अगर एग्रेनुलर है, सेल की साइज अगर बड़ी है, सेल के अंदर डेंस पार्ट बहुत कम है, तो सेल क्या होगी, अगर मैं डायरेक्ट अगर किसी खाली डिब्बे पर लाइट डालता हूँ, खाली है बिल्कुल ही, तो क्या होगा, लाइट एकदम पास कर देगी, खोखला है एकदम खाली है, तो डायरेक्ट लाइट क्या होगी, सीधी सीधी जाएगी। बट अगर कोई डेंस पार्ट है तो उसमें डालता हूँ तो लाइट क्या होती है, टिल्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कोई लार्ज साइज सेल है और अगर वो सेल के अंदर डेंस पार्ट बहुत कम है, तो लाइट क्या हो जाएगी, सीधी जाएगी। तो इसको मैं बोल के जाऊंगा क्या, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, इसको मैं क्या बोलूंगा, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। तो मतलब अगर मैं बोल के जा रहा हूं, सेल अगर डेंस है तो क्या हो रही है, साइड स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है, या सेल अगर क्या है, एग्रेनुलर है, तो उस कंडीशन में क्या हो रही है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है। बट अगर मैं बोल के जा रहा हूं कि सेल क्या है, डेंस भी है, और सेल अगर उसकी साइज क्या है, थोड़ी ज्यादा भी है। समझ में आ रहा है, मैं बोल के जा रहा हूँ कि, या तो बोल के जा रहा हूँ कि आपकी सेल क्या है, सेल की साइज भी क्या है, थोड़ी ज्यादा है, एंड सेल क्या है, थोड़ी डेंस भी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी सेल क्या करके जाएगी, साइड स्कैटरिंग एंड फॉरवर्ड स्कैटरिंग दोनों करेगी। तो हम इससे क्या आइडिया लगा पा रहे हैं, इस टेक्निक से हम ये भी आइडिया लगा पा रहे हैं कि सेल की साइज क्या बड़ी है, सेल क्या छोटी है, सेल्स क्या ग्रेन्युलर है, सेल्स क्या ग्रेन्युलर है, क्या मतलब सेल्स क्या डेंस पार्ट ज्यादा है या कम है। और अगर हम देख रहे हैं कि अगर सेल के अंदर क्या है, अगर सेल अगर नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो सेल कहाँ जाएगी, सेल कहाँ होगी, सेल कहाँ जाएगी, सेल यहाँ आ जाएगी। अगर सेल के ऊपर चार्ज क्या है, अगर मैं बोलूंगी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर वो सेल अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सेल कहाँ जाएगी, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो ये क्या करके जाएगी, इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, तो सेल कहाँ चल जाएगी, यहाँ जाएगी। बट अगर मैं बोल के जा रहा हूँ सेल क्या न्यूट्रल है, तो सेल अगर न्यूट्रल है तो सेल कहाँ चल जाएगी, वो बीच में आ जाएगी, ठीक है, इस चैम्बर में आ जाएगी।
इस वाले ट्यूब में आ जाएगी। तो इससे हमारे क्या आइडिया लग जाएगा। एक तो हमने क्या करा, हमने इस टेक्निक को यूज में लेकर फ्लो साइटोमेट्री, ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, ठीक है। अगर आप चेक भी करोगे, गूगल पे भी चेक करोगे मशीन को, तो ऐसे ही होती है, पूरी मशीन होती है। तो हम क्या करते हैं, सैंपल लोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बफर होता है, या मैं बोलता हूँ फ्लूइड की तरह काम करेगा। तो वो क्या करके जाएगा, इसकी फ्लो साइटोमेट्री, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लो होगी सेल, इसलिए हमने बोला है कि फ्लो करने का काम आएगा, वो फ्लो करेगा। तो वो क्या करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करके जा रहे हैं, फ्लो साइटोमेट्री को बोला क्योंकि हम फ्लो करा रहे हैं सेल को। और हमने फैक्ट्स क्यों बोला, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल शॉर्टेज क्यों बोला, क्योंकि हमने सेल को क्या कर रखा है, हम क्या करके जा रहे हैं, लेजर देकर इसको एक्टिवेट करके जा रहे हैं। फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल शॉर्टर, लेजर लाइट दी, ठीक है। इससे हमने क्या करा, लाइट देकर हमने उसको क्या करा, सेल्स को एक्टिवेट किया। देन हमने सेल को देखा कि वो सेल्स क्या है, साइड स्कैटरिंग कर रही है या फॉरवर्ड स्कैटरिंग कर रही है, या दोनों के दोनों ही कर रही है। तो उस कंडीशन में हमने सेल को शॉर्ट कर लिया। एक हमने सेल की क्या प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली कि सेल क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूट्रल है या उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो उससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा क्या है, ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यही आपका क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री का पूरा की टेक्निक होती है। बट क्या इतनी सी है, नहीं। अभी इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम इसके 1D प्लॉट क्या होता है, 2D 2 डायमेंशन प्लॉट क्या होते हैं, और सीएसआर में क्या क्वेश्चन आते हैं। एमएससी लेवल के लिए तो आप इतना ही बता दोगे ना, आपकी एग्जाम के अंदर आप ये बना दोगे, एंड देन आप उसके बारे में थोड़ा बता दोगे कि फ्लो साइटोमेट्री क्या है, कि और फ्लोरेसेंस एक्टिविटी सेल शॉर्टर क्यों बोल रहे हैं, और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, साइड स्कैटरिंग क्यों ज्यादा होगी, फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्यों ज्यादा होगी। अगर आपने इतना ही बता दिया ना, तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट हमें और क्या करना है, हमें और करना है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। अब देखो इसको और कैसे पढ़ सकते हैं अपन। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। ये लेजर लाइट है अपनी, ठीक है। मैंने क्या दी, लेजर लाइट दी, सेल देखो, ये देखो। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट क्या हो रही है, सीधे पास हो रही है। तो मैं क्या बोल के जाऊंगा यहाँ पे, साइड स्कैटरिंग ज्यादा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि, सॉरी साइड क्या, फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या है, ज्यादा है। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज मोर देन साइड स्कैटरिंग। एक और सेल है, लेजर लाइट है, ये लेजर है। तो मैंने जैसे लाइट दी, ये देखो, तो क्या हो रही है, लाइट क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या है, साइड स्कैटरिंग क्या है, साइड स्कैटरिंग इज मोर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइड स्कैटरिंग क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू फॉरवर्ड स्कैटरिंग। बट एक और सेल है, ये एक और सेल है, और ये क्या है, मेरी लेजर लाइट है। मैंने यहाँ पे क्या है, सेल को लाइट दी, ये देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इक्वल है किसके, साइड स्कैटरिंग के। मतलब क्या है यहाँ पे, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इक्वल टू साइड स्कैटरिंग, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब इनके एग्जांपल बताने की ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज्यादा होती है, ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर साइड स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों ही इक्वल है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड साइड स्कैटरिंग क्या है, दोनों के दोनों ही इक्वल होगी, वो अपन को देखना है। एक बार ये भी नोट कर लो आप। अब देखिए अपन क्या देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। अब देखो इसमें क्या देखना चाह रहे हैं अपन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी आपको पता है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलर भी होती है और अग्रेनुलर भी होती है, ठीक है। क्या होती है, ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर। तो ग्रेन्युलर के अंदर भी क्या होता है, अपन दो टाइप का अपन देखते ही है ना, एक तरह से क्या पढ़ते हैं ग्रेनुलर के अंदर, एक तो अपन पढ़ते हैं न्यूट्रोफाइल, और एक हम पढ़ते हैं क्या, एसिडोफाइल। समझ में आ रहा है।
और एक अपन अग्रेनुलर के अंदर क्या पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट, और इसके अंदर क्या देखते हैं अपन, मोनोसाइट। ठीक है, ये अपन देखते हैं सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। अब देखो क्या होता है, जो न्यूट्रोफाइल्स होती है, न्यूट्रोफाइल्स है सेल, वो क्या करती है, देखो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट, ये डेंस डेंस पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और एक और देखो आगे एसिडोफाइल्स है, एसिडोफाइल्स देखो इसके अंदर देखो सेल्स देखो कितनी है, ये मतलब कितने डेंस है, आप लोग बताओगे मुझे, ये देखो। और एक ये क्या है, मेरी लिम्फोसाइट्स है, और ये क्या है, मेरी मोनोसाइट्स है। अब देखने में पता चल रहा है कि हाँ देखो कौन सी क्या है, ग्रेनुलर है, कौन सी अग्रेनुलर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, या आप क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो डब्ल्यूबीसी है, या इसको ग्रेनुलर में या बोल सकता हूँ ग्रेनुलोसाइट, या इसको बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। अब देखो इसके अंदर क्या है कि आपकी जो न्यूट्रोफाइल्स होती है ना सेल्स, वो क्या होती है, लार्ज होती है, और इसके अंदर क्या होता है, डेंस पार्ट प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, बोथ क्या, बोथ फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटरिंग, बोथ फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटरिंग, ठीक है। बट आपकी एसिडोफाइल सेल के अंदर देखो ज्यादा डेंस दिख रही है, ज्यादा डेंस दिख रही है, ये ज्यादा डेंस दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे ओनली साइड स्कैटरिंग, ओनली साइड स्कैटरिंग। क्यों बोल रहे हैं आज, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी साइज क्या है, इसकी साइज क्या होगी, लेस होगी। एंड इन दोनों के अंदर अगर हम देखें, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं, अगर इन दोनों के अंदर हम देखें तो ये क्या होती है, अग्रेनुलर है, तो इसके अंदर फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी। और हमें पता है कि जो मोनोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या है, हमारी लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या होगा, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके क्या हो रही है, साइड स्कैटरिंग हो रही है। बट आपका लिम्फोसाइट क्या होती है, लिम्फोसाइट के अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, टू डायमेंशनल प्लॉट जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि लिम्फोसाइट्स के अंदर और क्या होता है, ठीक है। कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी है, क्योंकि इसकी साइज क्या है, लार्ज है। अगर अपन देखेंगे कि लार्ज साइज है, या इसकी स्मॉल साइज है, या इसका हम देखेंगे कि इसके अंदर हम इसको कहाँ रखेंगे, टू डायमेंशन प्लॉट के अंदर इसको हम कौन सी जगह पर अपन इसको प्लॉट करके रखेंगे। तो ये थोड़ी सी देर में आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, तो एक बार करो, इसको भी नोट कर लो आप। अब देखो क्या है, ये तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लिया, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल छोटा काम कैसे करता है हमने वो भी देख लिया, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है वो भी हमने देख लिया कि हाँ अगर हम देख रहे हैं कि हाँ इसका मतलब दिखता कैसा है, काम कैसा करता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो हम सब देख चुके हैं। बट अब हम देख रहे हैं कि अब ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल फेज, ये कैसे सेल को शॉर्ट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेल फेज मतलब अगर अपन देख रहे हैं कि अपन देखते हैं ना, सेल साइकिल के अंदर हमें चार फेज देखने को मिलती है। एक होती है G1 फेज, एक होती है क्या G2 फेज, एक होती है क्या, क्या हम बोल सकते हैं G1S, G2 एंड M, साइकिल से चले तो, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये अगर G1S G2 M देख रहे हैं तो आपको पता है ये एक सेल है, यहाँ पे भी सेल है, ये भी सेल है, और ये भी क्या है, सेल है, ठीक है। अब आपको पता है कि G1 के अंदर क्या है, मेरा सेल के पास क्या है, डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपन को पता है कुछ सेल्स, कुछ डाई ऐसी होती है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में बाइंड करना चाहिए, जैसे कि अपन पीसीआर के अंदर भी पढ़ते हैं साइबर ग्रीन डाई, समझ में आ रहे हो। तो कुछ जैसे हुस्चर डाई, तो साइबर ग्रीन है, हुस्चर डाई है, तो ये अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में बाइंड कर जैसे ईटीबीआर है, तो ये स्टैनिंग जो हम करते हैं, तो ये अगर आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड कर रही है, तो जहां पे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वहां से मुझे क्या होगा, मेरे को फ्लोरेसेंस भी ज्यादा आएगा, ठीक है। ज्यादा डबल स्टैंडर्ड डीएनए ज्यादा मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को ज्यादा डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे फ्लोरेसेंस मिलेगा सेल के अंदर। अब देखो जीवन के अंदर अगर मैं बात करके जा रहा हूँ कि एक डीएनए है, तो ये G2 में जब जाएगा, तो G2 में जाने के बाद G2 में जाएगा तो क्या ये रेप्लिकेट करेगा, एप्लीकेशन करेगा। तो एस फेज को हम क्या बोलते हैं कि एस फेज के अंदर क्या होता है, एस फेज के अंदर सेल क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। तो इसने क्या करा, एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशन फोर बना दी मैंने, ठीक है, एप्लीकेशन फोर बना दिया मैंने।
कि अगर ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम और ये हो गया मेरा 5 प्राइम। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करके जा रही है, एप्लीकेशन करके जा रही है। ये लैबलिंग के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन सीएसआर पूछ चुका 4-4 नंबर के, कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है, और हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, मल्टीपल क्वेश्चन अपन इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि अपन 1000 प्लस में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो वो प्रॉमिस में पूरा करूंगा, अपन सॉल्व करेंगे वो एमसीक्यू। ठीक है, अगर आप लोग अगर मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप पर हो तो उसमें देख सकते हो, अपन डेली इसमें एक क्वेश्चन आता है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि गेट के जितने भी एमसीक्यू है मोस्टली कवर कर दूं आपके लिए, आईआईटी जेम की जितने भी क्वेश्चन है वो कवर कर लूं, देन डीबीटी को कवर करेंगे, सीएसआर को कवर करेंगे। एक साथ इतने सारे एमसीक्यू को कवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, डेली इसमें एमसीक्यू डालता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप कवर कर लोगे तो बड़े क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आप डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन में जा रहे हो, आपको एमसीक्यू मतलब 2 लाइन के वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब अगर आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं आ रहा और आप पता चल रहा है कि आप एक पेज नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें डीएनए पॉलीमरेज का रोल है, तो वो क्वेश्चन आपसे कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो पहले आप क्या करो, बी सेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, देन सी सेक्शन पे आओ। डायरेक्ट सी सेक्शन करने जाओगे, पता चल रहा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज तो जीरो है और अपन चल रहे हैं एकदम हाई लेवल पे पढ़ने। तो पहले छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। छोटे क्वेश्चन जस्ट लाइक डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, आईसीएमआर जेआरएफ के, आईसीएआर जेआरएफ के, गेट के क्वेश्चन बहुत इजी है, आईआईटी जेम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। डायरेक्ट सीएसआर पे जाओगे, सीएसआर के क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं। बी सेक्शन के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट सी सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो जान निकल जाएगी आप सबकी। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके जितने बी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, क्योंकि सी सेक्शन के क्वेश्चन मैं डिटेल में नहीं दूंगा, मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन डाला जाएगा, ताकि जिस बच्चे को आता है वो उस क्वेश्चन को देखेगा, अगर जिसको आता है वो स्किप करेगा, जिसको नहीं आता वो देख लेगा उस क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जीवन के अंदर डीएनए है, सिंगल डीएनए है। एस में क्या है, रेप्लिकेटेड होता हुआ डीएनए है। जैसे ही ये एस से G2 में जाएगा, क्या ये डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा? डेफिनेटली। एम के अंदर भी क्या रेप्लिकेशन पूरा ही मिलेगा मुझे, 2 डीएनए मिलेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 2 डाई अगर बाइंड करके बैठी हुई थी 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी बाइंड कर गई है, और यहाँ पे देखो कितनी बाइंड कर गई है, और यहाँ पे देखो। तो मुझे क्या हो रहा है, मैंने देखा कि यहाँ पे तो जीवन में तो 2 ही डाई बाइंड कर पा रही थी डीएनए से, तो जैसे ही एस फेज में देखा 3 बाइंड कर गई, एंड G2 में 4, एंड एम फेज में 4। तो मेरे को क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, देखो हमेशा क्या है, नंबर ऑफ सेल्स का अगर हम देखें, ग्राफ देखें, तो जीवन में नंबर ऑफ सेल ज्यादा होती है। ठीक है, बट अगर अपन इसकी बात करें कि फ्लोरेसेंस देखें, तो फ्लोरेसेंस एक्टिविटी अगर अपन ऑब्जर्व करें तो सबसे ज्यादा मेरे को एक्टिविटी कहाँ शो होगी, एम के अंदर, देन मेरे को G2 के अंदर, देन मेरे को एस के अंदर, देन मेरे को G1 के अंदर शो होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यों शो हो रही है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मुझे क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है, कंप्लीट डबल स्ट्रैंड डीएनए है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा बाइंड करेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एम से मुझे ज्यादा फ्लोरेसेंस आएगा, G2 से ज्यादा आएगा, या मैं बोल सकता हूँ G2 एम में मेरे को इक्वल फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, एंड एस में फिर मुझे इससे लास्ट मिलेगा, और G1 में तो बहुत ही कम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जीवन फेज के अंदर जो सेल्स हैं, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो लेस है एज कंपेयर टू एम एंड G2 फेज और एस फेज। तो जो एम फेज के अंदर जो सेल्स होगी, एम फेज के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर जो डीएनए अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू G1। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाई कौन सी है, आपकी डाई है ह्यूस्टन डाई। तो इसका हम क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे किसको, डीएनए को। ये डीएनए को स्टैंड करती है ड्यूरिंग फेज। ठीक है, सेल साइकिल। तो अगर मैं देख रहा हूं कि जीवन फेज के अंदर नंबर ऑफ सेल तो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो सेल साइकिल को हम एक तरह से कैलकुलेट करते हैं वो 24 आवर्स में करते हैं। तो 24 आवर्स के अंदर अगर हम देखें तो 11 आवर्स की, ठीक है, तो 11 आवर्स की तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, G1 को लगाते हो। G1 आपकी अप्रोक्स आप लगाते हो कि 11 आवर्स तक G1 फेज चल रही है, देन 8 आवर्स तक आपकी एस फेज चल रही है, देन 4 आवर्स की आपकी G2 फेज चल रही है, एंड एम फेज को आप क्या लगाते हो, एम फेज को आप 1 आवर्स कैलकुलेट करते हो। तो टोटल कैलकुलेट करोगे आप
तो आपका अप्रोक्सीमेट क्या होता है 24 आवर्स की अपन एक अपनी सेल साइकिल चलती है, ये आप कैलकुलेट करते हो। तो अगर अपन कहीं बुक में पढ़ते हैं तो 10 to 12 आवर्स लिखा होता है, 10 to 12 आवर्स आपका जीवन चल रही है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। देन 6 to 8 आवर्स की आपकी जीवन, 4 to 6 आवर की G2 एंड 1 आवर्स की आपकी क्या होती है, 1 आवर की आपकी क्या होती है, एम फेज होती है। ठीक है, ऐसे अपनी क्या होती है सेल साइकिल चलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आपकी जो सेल ज्यादा आगे देखा जाए तो 12 ओवर तक एक सेल एक पर्टिकुलर फेज के अंदर पड़ी हुई है, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगी, जीवन में ज्यादा होगी, क्योंकि 12 घंटे तक 10 to 12 आवर्स तक एक सेल, बहुत सारी सेल 12 घंटे तक एक कैलकुलेट देखें तो बहुत सारी सेल जीवन में पड़ी रहेगी। ठीक है, और उसमें से कुछ ही सेल क्या होगी जो प्रिपेयर होगी, जो एकदम मैच्योर मतलब प्रिपेयर होकर आई है, वो ही एस फेज में जा पाएगी। रिमेनिंग क्या होगी, या तो जीवन में पड़ी होगी या वापस से कहां चल जाएगी, G0 फेज में चल जाएगी। ठीक है, तो एस फेज के अंदर क्या होगा, देन वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे जीवन फेज के अंदर जो द अमाउंट ऑफ डीएनए जीवन फेज वाली सेल के अंदर एज कम्पेयर टू एज फेज कम होगा, क्यों, क्योंकि एज फेज में रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर रहा है, तो डीएनए अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड G2 फेज में एज कम्पेयर टू एज फेज क्या होता है, अगर हम देखें क्या सारे के सारे एज फेज के डीएनए एज फेज वाले डीएनए का G2 में एक साथ आ जाएंगे, नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि आपके जो G2 फेज में क्या हो रहा है, आपके एक एक करके आपके कोई सेल आ रहे हैं, मे बी ये अगर आप डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं और पर्टिकुलर सेल्स के अंदर एक एक सेल का तो क्या होगा, एक एक डीएनए का तो रेप्लिकेशन हो गया, दूसरा पड़ा हुआ है। ठीक है, बट G2 के अंदर जो सेल्स पड़ी हुई है, जो डीएनए पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे रेप्लिकेट होकर आए हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि एज कंपेयर टू एज फेज G2 में हमें ज्यादा क्या मिलता है, फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, या G2M में देखने को मिलता है। तो इनके बीच में हम एक प्लॉट, एक ग्राफ अगर अपन देखें जो कि CSIR के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस एक्टिविटी। ठीक है, या यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सेल, और यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्लोरेसेंस एक्टिविटी। अगर इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल जीवन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एज फेज, एंड देन G2 और M में ज्यादा होती है, बट जीवन से ज्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा ही ग्राफ आता है CSIR के अंदर, एज इट इज यही ग्राफ आता है। तो ये क्या है, जीवन फेज, ये क्या है, एज फेज, ये क्या है, G2 फेज बोल दो या G2M बोल दो एक साथ ही, कि ज्यादा चेंजेस नहीं होते इसके अंदर। CSI ऐसा का ऐसा ग्राफ प्लॉट करके दे देता है, और CSI क्या बोल देता है, CSI बस इतना कहता है कि यहाँ पे लग देता है ए सेल, ये पोजीशन होता है A B या C, या वो लिख देता है XYZ, क्या लिख देता है, X Y एंड Z, XYZ लिख देता है। अब XYZ से आप वो बोल देता है कि रिकॉग्नाइज करो कि X क्या है, Y क्या है एंड Z क्या है। तो वो क्या क्वेश्चन के अंदर क्या देता है, वो देता है कि X क्या है, X G1 है एंड Y इज M, G2M, क्योंकि G2 और M का हमेशा साथ देता है वो, G2M एंड Z इज एस फेज। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट अगर वो दे रहा है X इज G1, Y इज S एंड Z इज G2M, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसे दो और मैं ऐड कर सकता हूं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर टेक्निक। ठीक है, या फैक्ट टेक्निक में किया, अगर अपन उसमें देखें तो कौन सा ग्राफ या कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो क्या करता है, ग्राफ पर्टिकुलर प्लॉट कर देता है नंबर ऑफ सेल्स एंड फ्लोरेसेंस एक्टिविटी के बीच में, एंड देन वो पूछ लेता है कि ऑप्शन बताओ क्या सही है क्या गलत है। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आए हुए CSI के अंदर, मल्टीपल टाइम एज इट इज यही ग्राफ मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता है। या वो क्या करके जाएगा कि एक पर्टिकुलर ग्राफ को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया को वो क्या करेगा, हाइड कर देगा, देन बोलेगा बताओ कि क्या हो रहा है, कि कौन सी सेल आपकी क्या है, कि कोई अगर वो क्या करके जाएगा, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दे देगा और देन बोलेगा कि बताओ कि उसने ये एंटीबायोटिक यूज में ली है या एक पर्टिकुलर ड्रग
यूज में ली है, और उसमें वो दे देगा कि जीवन का ग्राफ नहीं देगा, ओनली फॉर ओनली एस का एंड G2M का देगा। बताओ कौन सी सेल इनहिबिट हो रही है? समझ में आ रहा है? क्या वो G2M का दे देगा, ओनली G2M का दे देगा, एस का G1 का नहीं देगा? तो बताओ कौन सी सेल इनहिबिट हो रही है? ठीक है, या कहां पे सेल साइकिल इनहिबिट हो रही है? ठीक है, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देता है कि क्या हो रहा है। अगर देखो जीवन से अगर सारी की सारी सेल अगर जीवन में पड़ी है, वो एक टाइम बाद एस में आएगी, एस से बाद G2M में जाएगी। अगर मैं G2M को इनहिबिट कर दूंगा ना, G2 और M को अगर इनहिबिट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी इधर जाके यहाँ पे मेरे को इसका ग्राफ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिट होकर बैठ गई है, वो आगे नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है कि अगर मैं आपको एक ऐसा ग्राफ दे दूं, G1 का नहीं दूं, G2 का नहीं दूं, बस एस का नहीं दूं, ओनली फॉर एक G2M का दे दूं, ये वाले ग्राफ ही नहीं दूं, ये वाले, तो डेफिनेटली सेल कहां इनहिबिट हुई है, एक्स ड्रग ने इसको कहां इनहिबिट किया है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ G2M वाली पोजीशन में उस ड्रग ने क्या कर रहा है, हमारे सेल साइकिल को ब्लॉक करके बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि जीवन से जितनी भी सेल थी वो कहां गई, एस में चली गई होगी, एस से कहां चली गई, G2M में चली गई होगी। तो पहले वो ग्राफ दिखाता है कैसा, पहले वो ग्राफ दिखाता है एक छोटी सी पीक के अंदर, और बाद में उसकी G2M वाली पोजीशन की पीक को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। ऐसे CSI के मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो बोलेगा बताओ कि सेल कहां इनहिबिट हुई है, आपको लगता है G1 नहीं दिख रही है, एस नहीं दिख रही है, तो G1 में हुई होगी या एस में हुई होगी? नहीं, आप देखो ना कि आपकी पीक इंक्रीज हो गई है, पीक इंक्रीज हो गई है, मतलब G1 से जितनी भी सेल थी एस में चली गई, एस से जितनी भी सेल थी G2M में चली गई। अब G2M में जाकर वो इनहिबिट हो गई, तो सेल क्या होगी, पड़ी रहेगी, एंड देन क्या होगा, फ्लोरेसेंस का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डीएनए इंक्रीज होता जा रहा है। उस सेल का डीएनए क्या है, इंक्रीज है। यहाँ से सेल जितनी भी थी यहाँ आ गई है, एस फेज में आ गई है, तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि G2M वाली पोजीशन ब्लॉक बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पे G1 से एस में, एस से G2 में जाके वो सेल ब्लॉक हो गई, वो आगे जाके फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है, वो सेल साइकिल को ब्लॉक करके जा रही है। तो कौन सी स्टेज ब्लॉक हो रही है, G1 स्टेज इज ब्लॉक, और सॉरी G2M इज ब्लॉक। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन CSI मल्टीपल टाइम पूछता है, या तो ऐसे पूछेगा कि बताओ क्या, एक छोटी पीक दे देगा, देन बड़ी पीक बना देगा, देन पूछेगा बताओ कि आप एक साइंटिस्ट है, इट्स अ रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो एक सेल साइकिल को ट्रीट कर रहा है, किससे, एक्स ड्रग से, वाई ड्रग से, जेड ड्रग से, कोई भी ड्रग्स का नाम दे देगा, एंड देन वो बोलेगा कि उसने पैक्स टेक्निक यूज में ली है, तो उसको दो प्लॉट देखने को मिले, बिफोर ड्रग, आफ्टर ड्रग। बताओ क्या सेल साइकिल कहां पर जाकर इनहिबिट हो रही है? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलेगा, सेकंड क्वेश्चन बोलेगा कि एक रिसर्चर है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, मैं पूरी लैंग्वेज बना के दे दूंगा आपको, अगर मैं आपको चाहते हैं तो पूरी लैंग्वेज बना के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन याद नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन याद है ऐसे। तो वो क्या बोलता है, इफ रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, और वो क्या करके जा रहा है, उसने क्या करा, एक सेल, पर्टिकुलर सेल ली, एंड देन उसका क्या करा, एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक या फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, कुछ भी आ सकता है, फैक्ट्स, छोटा सा फैक्ट्स भी लिखा हुआ आ सकता है। अब किसी बच्चे को फैक्ट्स की फुल मीनिंग ही समझ में नहीं आ रही, उसको ये नहीं पता कि फुल फॉर्म ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, तो फिर उसको उसका भी कुछ नहीं हो सकता। तो तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, फैक्ट्स भी याद रखना पड़ेगा, फ्लो साइटोमेट्री भी याद रखना पड़ेगा, और फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर भी याद रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो बोलेगा कि उसने फैक्ट्स एनालिसिस किया है, और उसको क्या है, तीन पीक देखने को मिली है, एक्स वाई एंड जेड, बताओ एक्स वाई और जेड क्या है, तो देन वो ऑप्शन ऐसे दे देगा। तीसरा क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पर्टिकुलर रीडिंग नहीं बताऊंगा कि हाँ रीडिंग क्या थी, इतना रीडिंग याद करना भी मुश्किल है, बट हाँ डाटा यही है, मतलब पूरा पूरा प्लॉट यही है, ये चेंज बिल्कुल भी नहीं है, एज इट इज यही क्वेश्चन पूछे गए हैं CSR में। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ये तो 1D प्लॉट है, 2D तो पढ़ाना है और भी तो देखना है। तो अभी ये नोट करो, फिर मैं वो भी बताता हूँ। देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं 2 डायमेंशन प्लॉट, 2D प्लॉट ऑफ टेक्निक। तो 2D प्लॉट क्या बोल के जा रहा है, तो हम देख लेते हैं। अब देखो क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि ये देखो एक सेल है, ये 4 सेल बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसके ऊपर नो रिसेप्टर, इसके ऊपर रिसेप्टर है FITC टैग, FITC है, टाई है टाई,
फ्लोरेसेंस आइसोथायोसाइनिन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एक और है, ये है पीई फाइकोइथ्रोसाइनिन या फाइकोइथ्रिन, ठीक है। तो पीई टैग सेल्स हो गई है, या एफआईटीसी टैग सेल है, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐसी सेल है जिसपे एफआईटीसी से भी टैग कर सकते हो और पीई से भी टैग कर सकते हो, ठीक है। मतलब डाई है दोनों के दोनों, पीई एंड एफआईटीसी डाई है। तो हमने देखा कि ये दोनों से टैग, आपकी एक सेल है इसके अंदर कोई रिसेप्टर ही नहीं है तो इसके अंदर नो टैगिंग। यहाँ पे एक सेल है जिसको हमने एफआईटीसी से टैग किया है, ये सेल ऐसी है जो पीई से टैग होगी, और ये ऐसी सेल है जो दोनों डाई से टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 डायमेंशन प्लॉट बनाया, ये देखो 2 डायमेंशन प्लॉट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ोगे क्या अपोप्टोसिस, तो आपके टीचर आपको ये पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो समझ जाना कि ये आपके नंबर है। जब भी आप पढ़ोगे कैंसर तो उनको आपको ये टेक्निक पढ़ानी ही पड़ेगी, अगर वो नहीं पढ़ा रहे तो समझ जाओ आप लोग गए, 4 नंबर गए आप लोगों के, समझ में आ रहा है। तो अब देखो क्या है, मैंने यहाँ पर रखा है पी टैग सेल को और यहाँ रखा है मैंने एफआईटीसी टैग सेल, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पी, यहाँ पे एफआईटीसी। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे सेल दिखने को मिलेगी, कुछ सेल यहाँ आएगी, कुछ सेल यहाँ देखने को मिलेगी, कुछ सेल मुझे यहाँ देखने को, 1 डॉट इज इक्वल टू 1 सेल, 1 डॉट इज इक्वल टू 1 सेल। समझ जाओ कितने डॉट होंगे, यहाँ पे भी सेल देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो सेल है उसको हम बोलते हैं हमेशा डबल नेगेटिव, मतलब वो यहाँ पे जितनी भी सेल्स है ना ही वो पीई टैग है ना ही वो एफआईटीसी टैग है। यहाँ पे जो सेल्स है वो एफआईटीसी टैग सेल होगी। यहाँ पे जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं डबल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, वो पीई टैग भी है और वो क्या है, एफआईटीसी टैग भी है, बट यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ओनली पीई टैग सेल होगी। आया समझ में। तो ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशन प्लॉट है फॉर किसके लिए, हमारे एक सेल के लिए। अब आपने से ये पढ़ाया क्यों है, मेन चीज ये भी है। आ जाओ ले लेते हैं, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, ये चारों एक सेल है। ये सेल क्या है, ये सेल क्या है, इसमें नो रिसेप्टर। यहाँ पर क्या है, ये सेल है नॉर्मल सेल है, एक मिनट लो, नॉर्मल सेल, और ये क्या है, पी टैग्ड है। ये क्या है, ये क्या है, ये कैंसर सेल है, और ये क्या टैग्ड है, एफआईटीसी या अपोप्टोटिक सेल है, क्योंकि हम अनेक्सिन 5 को टैग कर सकते हैं। अनेक्सिन 5 आप पढ़ोगे कहाँ पे, अपोप्टोसिस के अंदर, कि जब भी आप पढ़ोगे, जब आपको मैं अपोप्टोसिस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेल अपोप्टोटिक सेल है या नहीं है। तो अपन CCL4 टेक्निक पढ़ेंगे, टनल4 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, हम और क्या पढ़ेंगे, हम अनेक्सिन 4 या अनेक्सिन 5 टेक्निक पढ़ेंगे कि उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेल अपोप्टोटिक है या नॉर्मल सेल है। और ये सेल ऐसी है जिसमें क्या है, एफआईटीसी भी है और यहाँ पे क्या है, पीई भी है। मतलब देखो, अब इसको मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, इससे कनेक्ट करने वाला हूँ, कैसे कनेक्ट करूंगा, देखो आ जाओ, एक बार मैं इसको मिटा के दोबारा बना पूरा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी, मैंने बताया था ये एक सेल है नो रिसेप्टर, ये एक सेल है नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल की टैगिंग आपने किससे हो रही है, टी से हो रही है, ठीक है। ये कौन सी है, बहुत सारी डाई होती है, CY5 होती है, CY7 होती है, बहुत सारी सेल है, रोडामाइन होती है,
ठीक है, किसी से भी टैग करके दिखा सकते हो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, FITC टैग कैंसर सेल बोली है या PE टैग कैंसर सेल बोली है, क्या बोला है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से पढ़ोगे आप। ये कैंसर सेल है एंड देन ये FITC टैग है। एक और सेल ऐसे देखने को मिली जहां पे वो PE टैग भी हो रही है और वो FITC टैग भी हो रही है। तो यहाँ पे जब मैंने इसका 2 डायमेंशन प्लॉट किया, 2 डायमेंशन प्लॉट करने के बाद अब देखो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे डॉट्स मिले, यहाँ पे भी मुझे डॉट्स देखने को मिले, यहाँ पे भी डॉट्स देखने को मिले एंड यहाँ पे भी डॉट्स देखने को मिले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ FITC टैग सेल, FITC टैग, यहाँ पे मैं देखने को देख रहा हूँ PE टैग सेल। PE को मैंने टैग किया नॉर्मल सेल से, FITC को टैग किया कैंसर सेल से। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो डॉक्टर कैसे बोलेगा 10% ही है चांस बचने के, कैसे डॉक्टर बताएगा अरे बचा सकते हैं अपन, इनिशियल स्टेज है। तो अगर मैं बात करके जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे सेल देखो कितनी कम देखने को मिल रही है, यहाँ सेल ज्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ सेल ज्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ सेल कम देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में ये सेल तो कौन सी हो गई, डबल नेगेटिव हो गई, ये सेल कौन सी हो गई, डबल पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट थी वो कौन सी सेल थी, ये वाली सेल थी। मतलब यहाँ पे ये सेल क्या है, नॉर्मल सेल से भी टैग हो रही है, नॉर्मल वाली डाई से भी टैग हो रही है और FITC जो कैंसर वाली डाई है उससे भी टैग हो रही है। तो यहाँ पे जो सेल है वो ऐसी सेल है जो पूरी की पूरी वो एक तरह से कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट होने को जा रही है। बट FITC सेल वाली कौन सी थी, FITC ये ऐसी सेल है जो पूरी तरह कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये कैंसरस सेल है कि ये सेल तो पूरी की पूरी ही कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और ये ऐसी सेल है जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है। तो देखो नॉर्मल सेल के कितने डॉट बनाए मैंने, 1 2 3 4 5, 5 डॉट बनाए, इसके तो बहुत सारा बनाए। तो डॉक्टर देखेगा अरे यार, जब जैसे वो FITC एनालिसिस करेगा वो देखेगा कि सॉरी जैसे ही वो फैक्ट्स एनालिसिस करेगा वो क्या देखेगा, अरे नॉर्मल सेल तो बहुत कम दिख रही है, डबल पॉजिटिव बहुत ज्यादा दिख रही है, बिल्कुल भी कम मत बना देना। पर ऐसा बिना नॉर्मल सेल के जी लेगा वो देखेगा अरे कैंसर सेल ज्यादा है, तो बोलेगा कि आपकी बॉडी में 90% कैंसर हो गया है, एक काम करो इनको घर ले जाओ और इनकी खूब सेवा करो, 1 महीने के 2 महीने के मेहमान है। समझ में आ रहा है? बट अगर मैं क्या करूं, ये एरिया में अगर मैं सेल को बहुत ही कम कर दूं, 1 2 3 अरे, और इसमें बहुत सारे बढ़ा दूं नॉर्मल सेल वाले चैम्बर के अंदर, तो इधर सेल तो डॉक्टर बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी तो इनिशियल स्टेज है, 10% ही कैंसर हुआ है 10% सेल के अंदर, आप क्या करो कीमोथेरेपी करवा लो, हम सही कर देंगे, क्योंकि कुछ ही सेल को मेरे को रिप्लेस करना है, कुछ ही सेल को किल करना है। ठीक है, तो अभी कराओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कल तक या 1 महीने बाद आओगे, क्योंकि कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। तो आओ और ठीक करवा लो। तो इस टेक्निक का यूज कहाँ है, पैथोजन चेक करने में, डिजीज एनालिसिस करने में, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये तो फैक्ट्स एनालिसिस हमें क्या डिजीज एनालिसिस करने में हेल्प कर रहा है, हाँ बहुत इजीली अपन एनालिसिस कर सकते हैं, डिजीज एनालिसिस बहुत इजीली हो रहा है। अब इसको अपन किससे कनेक्ट करते हैं, अब अपन इसको WBC से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार ये नोट करो, फिर मैं WBC से कनेक्ट करके दिखाता हूं। अब देखो आपने क्या करा, फ्लोरोसेंट आइसोथायोसाइनिन FITC साइक्लोएथिलीन PE से टैग करके देख लिया अपन ने। ठीक है, FITC एंड PE से टैग करने के बाद अपन देख लेते हैं कि देखो WBC को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप 2 डायमेंशन प्लॉट से। तो मैंने क्या करा है, ये चैम्बर बना दिया वापस से, ये 2 डायमेंशन प्लॉट है। ठीक है, ये 2 डायमेंशन प्लॉट बना दिया है। यहाँ पे लिखा है मैंने साइड स्कैटर्ड, और यहाँ पे मैंने लिखा है फॉरवर्ड स्कैटर्ड। ठीक है, साइड स्कैटर देख दिया, फॉरवर्ड स्कैटर देख दिया। यहाँ पे मैंने कोई सेल दिखाई, यहाँ पे भी मैंने सेल दिखाई, यहाँ पे सेल दिखाई, यहाँ सेल दिखा दी। अब इन सेल को दिखाने के बाद मैंने इनकी क्या करी, लैबलिंग करी। इस चैम्बर में जो क्योंकि CSR लैबलिंग करता है, S1 बोल देता है, S2 बोल देता है, ठीक है, S3 बोलेगा एंड S4 एंड बोलेगा बताओ क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है। इतना से लेने के बाद बोल देगा बताओ S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, S4 क्या है। अब तक किसी को नहीं बताया मैंने ये चीज, मैंने पहली क्लास है आपकी ऐसी, मतलब जिसमें मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, पुराने बच्चों को भी नहीं बताया। ठीक है, देखो क्या है, तो मैंने देखा है क्या कि WBC का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि
आपके WBC को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे अगर अपन देखें S1 को, अगर देखें S1 इज एसिडोफाइल एंड S2 इज ए न्यूट्रोफाइल, समझ में आ रहा है। और S3 ये क्या होती है, ये होती है लिम्फोसाइट और ये होती है मोनोसाइट। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पे S1 मतलब एसिडोफाइल्स के अंदर साइड स्कैटर्ड ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सेल्स कहां देखने को मिलेगी, यहाँ पे S1 क्या बोल के जा रहा है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज लेस, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज, यहाँ पे क्या बोल के जा रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है S1 क्या बोल के जा रहा है, S1 बोल रहा है फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या होती है, लेस हो रही है, और साइड स्कैटरिंग क्या है, साइड स्कैटरिंग क्या है, ज्यादा है। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज लेस, वो शो करके जा रहा है कि स्मॉल साइज ऑफ सेल है, ये बोल के जा रहा है कि सेल क्या है, स्मॉल साइज की है, स्मॉल साइज की है। और साइड स्कैटरिंग इज मोर, वो बोल के जा रही है कि सेल क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है। S1 ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। S2 बोल के जा रहा है कि देखो फॉरवर्ड स्कैटरिंग मेरे अंदर क्या हो रही है, S2 बोल के जा रहा है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज मोर। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज मोर ये इंडिकेट करती है लार्ज साइज ऑफ सेल, लार्ज साइज ऑफ सेल। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि आपकी साइड स्कैटरिंग क्या है, साइड स्कैटरिंग लेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइड स्कैटरिंग भी, सॉरी साइड स्कैटरिंग में यहाँ पे क्या है, साइड स्कैटरिंग में डबल पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे साइड स्कैटरिंग भी अगर मोर है तो ये बोल के जा रही है कि ये भी क्या है, ग्रेन्युलोसाइट। मतलब क्या है, अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है और साइड स्कैटरिंग भी दोनों हो रही है तो वो इंडिकेट कर जाएगी क्या कि जो साइज है वो लार्ज है और सेल क्या है आपकी ग्रेन्युलर है। समझ में आ गया, सेल क्या है, ग्रेनुलर है, या मैं बोल सकता हूं सेल क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब S3 के ऊपर आते हैं। S3 बोल के जा रहा है कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी लेस है, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग S3 देखो ये S3 के लिए यहां लिखता हूं, S3 बोल रहा है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी लेस है एंड साइड स्कैटरिंग भी लेस है। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग लेस क्या बोल के जा रहा है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग लेस है, तो वो इंडिकेट करेगा साइज क्या है, लार्ज है स्मॉल है, सेल क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। और साइड स्कैटरिंग, अगर साइड स्कैटरिंग भी अगर लेस आ रही है तो साइड स्कैटरिंग लेस का मैं बोल के जा रहा हूं कि ये सेल क्या हो जाएगी, एग्रेन्युलर हो जाएगी, एग्रेन्युलर, या मैं बोलता हूं एग्रेनुलोसाइट्स हो सकती है। एज वेल एज अगर S4 की बात करें, S4 क्या बोल के जा रहा है, S4 बोल रहा है कि मेरे अंदर, S4 क्या बोल के जा रहा है कि मेरे अंदर फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज मोर एंड साइड स्कैटरिंग इज लेस। फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज मोर इंडिकेट व्हाट, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज मोर इंडिकेट लार्ज साइज ऑफ सेल, लार्ज साइज ऑफ large size of cell, plus side scattering is less, which indicate cells is a granulocyte. Understand कि अगर सेल के अंदर, सेल क्या है, स्मॉल साइज की है, सेल स्मॉल साइज की है और सेल अग्रेन्युलर है, सेल स्मॉल साइज की है, अगर सेल स्मॉल साइज की है और अग्रेन्युलर है तो हमारी सेल क्या होगी, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या होती है, स्मॉल साइज की है, अग्रेन्युलर सेल है। आपकी जो मोनोसाइट है वो लार्ज साइज सेल है और अग्रेन्युलर है। आपकी S1 किसको इंडिकेट करके जा रही है, S1 इंडिकेट क्या है, S1 इंडिकेट फॉर एसिडोफाइल्स इज स्मॉल साइज सेल एंड व्हिच आर ग्रेनुलोसाइट्स, स्मॉल साइज dense cell, small size granular cell, small size granulocytes, and neutrophils is indicate, neutrophils क्या बोल के जा रही है, आगे इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे 2 डायमेंशन प्लॉट इंडिकेट कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज भी ज्यादा है एंड साइड स्कैटरिंग भी ज्यादा है, which indicate cell is large size and granulocytes.
तो ये क्या है, ये देखो ऐसा ये क्वेश्चन अभी तक सीएसआई में नहीं पूछा गया है, ये सीएसआई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया ऐसा, ठीक है। पर क्या आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को लेकर उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, कैंसर सेल को लेकर के, अपोप्टोटिक सेल को लेकर के ऐसे ही चैम्बर बनाए थे S1 S2 S3 S4 ऐसे इंडिकेट कर दिया था, एंड देन पूछा था बताओ क्या हो रहा है। तो बच्चा आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं होता है। वो फ्लोरेसेंस एक्टिविटी सेल शॉर्टर को जो भी वो पढ़ते भी है, मैंने भी यूट्यूब से लेक्चर देखे हैं कई टीचर्स के, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो क्वेश्चन सोल्व होने वाले ट्रिक नहीं बताते कि उनसे क्वेश्चन सोल्व होंगे या नहीं होंगे। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, नहीं कह रहा हूँ कि वो डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनसे अगर वो ये ट्रिक नहीं बताते कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, मे बी क्या पता वो अपनी पर्सनल क्लास में बताते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सनल क्लास नहीं है, यहाँ पे जो भी है पूरा आपके सामने है। कहीं कोई बच्चा बोले सर आपकी पर्सनल क्लास कहाँ है, कोई भी पर्सनल क्लास नहीं है, पूरा का पूरा यहीं पढ़ना है अपन को, फ्री में है सारा का सारा, जो भी दूंगा पूरा बताऊंगा, कुछ हाइड नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपन देख सकते हैं कि फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल छोटा क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक है, डेफिनेटली डिजीज एनालिसिस के अंदर काम आ रही है, सेल रिकॉग्निशन में काम आ रही है, सेल सॉर्टिंग के अंदर काम आ रही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो इसके यूजेस बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। अब रही बात एमएससी फाइनल ईयर के बच्चों की बात, जिनकी भी टेक्निक है, जिनका भी एमएससी फाइनल जूलॉजी है, जिनके एग्जाम अभी 10-15 दिन बाद 10 दिन के अंदर अंदर में है, ठीक है, क्योंकि फाइनल का पैनल आ गया है, फाइनल के एग्जाम कुछ दिनों में ही है। तो उन बच्चों के लिए ये टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या करना, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर का क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना कि सेल सॉर्टिंग में काम आती है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल ग्रेनुलर है या एग्रेनुलर है, सेल के चार्ज क्या है, ठीक है, सेल की साइज क्या है, लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, सेल कौन सी स्टेज में प्रेजेंट है, G1 में है, S में है, G2 में है, M में है, किस में है, सेल कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है, आई मीन डिजीज एनालिसिस करने में काम आ रही है। तो इसके यूजेस कर लेना, इसका प्रिंसिपल देख लेना, इसका जो डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वो बना के आ जाना, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अगर कोई मार्क्स काट रहा है देन इसका अपन यही मतलब निकालेंगे कि उनको वो टेक्निक नहीं आती है, ठीक है, गलत मार्क्स काट लिया आपके, ठीक है। मोनोसाइट को, लिम्फोसाइट को, एसिडोफाइल्स को, न्यूट्रोफाइल्स को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड फ्लोरेसेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे फ्लोरेसेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ सेल्स अगर जीवन में ज्यादा है बट वहां पे फ्लोरेसेंस ज्यादा नहीं है, तो क्यों ज्यादा नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल लेस है एज कंपेयर टू G2M फेज, एज कंपेयर टू H फेज सेल, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज हायर, कौन सी फेज के अंदर, G2M फेज के अंदर, क्यों, क्योंकि वहां पे पूरी कंप्लीट रेप्लिकेट होकर सेल G2 में गई है, M में गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर CSIR, गेट, ICMR, ICER, ठीक है। यहां तक ये नहीं, जहां पे भी आप इंटरव्यू दोगे IISc, NCCS पुणे, एंड देन आपका CDRI है, CCMB है, तो वहां पे भी आपका टेक्निक तो आपको थोड़ा एनालिसिस आना ही चाहिए। आप विदाउट टेक्निक आप अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हो देन वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं होता है, मोस्टली आपको आपके सीनियर सिखाएंगे या आपको गाइड, आपको वो नहीं बताएगा कि हाँ आओ बच्चों मैं तुम्हें सिखाता हूँ, वहां पे भी आपको अपने सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। तो आपको ये टेक्निक अगर अच्छी लगी हो, ये समझ में आई हो, इसमें कोई डाउट रहे हो, तो उसका ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करने के बाद आप क्वेश्चन पूछो मुझसे कि सर यहाँ पे ये डाउट रह गया है, ये समझ में नहीं आया, समझ में आया, बट और अगर कुछ क्या नाम है, अगर टेक्निक समझ में आ गई हो, बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि एमएससी फाइनल का सिलेबस है, एमएससी फाइनल की टेक्निक है, मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा। पर ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को पता है तो दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, दूसरे को पता नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। आप सबको बताओ, सबका भला होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक दो बच्चों का, मेरे पर्सनल बच्चों के भला करने के लिए नहीं हूँ, मैं सबके लिए हूँ। तो आपको क्या करना है, सब पूरा का पूरा बताना है, पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, देन आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, एंड इंस्टाग्राम पे क्या करना, इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। उससे आपका फायदा क्या हो जाएगा, आपके डीबीटी में फायदा हो जाएगा, आपके गेट में फायदा हो जाएगा, आपका ICMR ICER में फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखो गेट के क्वेश्चन है या IIT के क्वेश्चन जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, डीबीटी और उनके ICMR ICER क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, थोड़े लैंग्वेज चेंज होती है पर क्वेश्चन वही पूछते हैं, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, उनको सॉल्व करोगे, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ,
सब आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे को अपने तक रखना है मेरी नॉलेज को तो सफिशिएंट है मेरे पास, ठीक है। बट मेरे को आपको बताना है, आपकी हेल्प करनी है। तो वहां पे अपन अप्रोक्स आई थिंक 300-400 क्वेश्चन अपन सॉल्व क्वेश्चन वहां पे डाल चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप वो चेक कर सकते हो, उनको डेली प्रैक्टिस में आप यूज में ले सकते हो। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन अपन डेली डालते हैं। अगर 1 क्वेश्चन भी आप डेली लेके चल रहे हो तो ईयर में 365 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट 10 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करे। 10 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करते हो तो समझ जाओ आपके सीएसआर के पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करते हो तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको करना है, एक्टिवेट होना है। आपको भी क्या करना है, मुझे फ्लोरेसेंस देना है, आपको एक्टिवेट करना है, ताकि आपके सेल को या आपकी जो आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो क्या बोल सकते हैं, आपके अंदर जो एक्टिवनेस है उसको और भी एक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, आपको टेक्निक अच्छी लगी हो देन लाइक करना। ओके, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।